Hello students, in today's lecture we discuss the new phylum that is Platyhelminthes। तो सबसे पहले तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि इस फाइलम का इवोल्यूशन कैसे हुआ और क्या मेजर चेंजेस एनिमल हिस्ट्री में देखने को मिले। अब क्या हुआ था, देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, कौन से थे? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से मेटाजोआ या एनिमल्स का एवोल्यूशन माना जाता है। तो प्रोटोजोआ से क्या हुआ कि प्रोटोजोआ से जब मेटाजोआ का डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, मेटाजोआ मीन्स एनिमल, मल्टीसेलुलर। जब एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले कौन सा फाइलम बना? सबसे पहले हमारा फाइलम बना पोरीफेरा। पोरीफेरा को हमने पैराजोआ के अंदर रखा है। पैराजोआ ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल होता है जिसमें कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब पोरीफेरा से बने कौन? सिलेंड्रेटा। और सिलेंड्रेटा के से एडवांस टाइप के जो एनिमल डेवलप हुए वो थे हमारे टीनोफोरा। अब देखिए फाइलम पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं थी, नो सिमेट्री प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा। जब सिमेट्री का डेवलपमेंट हुआ तो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद ये सभी ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक थे, मतलब कि इनकी जो बॉडी है वो 2 जर्म लेयर से मिलकर बनी थी। इनकी बॉडी किससे मिलकर बनी थी? 2 जर्म लेयर से मिलकर इनकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद टीनोफोरा से जब बाद में एवोल्यूशन हुआ तो एवोल्यूशन के से में बने हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस देखिए, ये सभी एनिमल पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा, ये सभी एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें तो सिमेट्री होती नहीं है। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में जो सिमेट्री देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है? रेडियल सिमेट्री। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमको जो है ये देखेंगे आप कि बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी किस तरह की है? ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की बॉडी है। मतलब कि इवोल्यूशन में आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से एनिमल्स का इवोल्यूशन हो रहा है। प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा से सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा से टीनोफोरा और टीनोफोरा से किसका डेवलपमेंट हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थेस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइनियस। तो जो लीनियस थे, लीनियस ने क्या किया कि लीनियस रिगार्डेड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर, और सिस्टम ऑफ नेचर में उन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। उनका जो क्लासिफिकेशन था वो एक तरह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। तो लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में जो है
प्लेटिहेल्मिन्थेस को एक ग्रुप में रखा जिसे बोला जाता है वर्मिस सॉरी इसे हम किस नाम से जानते हैं? वर्मिस के नाम से जानते हैं। बाद में लेमार्क ने क्या किया कि इसमें से एनिलीड्स को अलग कर दिया। अब जो एनिमल बचे, इन एनिमल को बोला गया हेलमिन्थेस। तो वर्मिस में सभी वर्म जैसे एनिमल आते थे, मतलब छोटे छोटे कैटरपिलर जैसे जितने भी एनिमल हुआ करते थे उनको किस में रखा गया? वर्मिस में रखा गया। तो वर्मिस में से सेगमेंटेड जो वर्म थे उनको लेमार्क ने अलग करके एक नया फाइलम डिजाइन कर दिया। उस फाइलम का नाम क्या था? एनिलिडा। एनिलिडा को अलग करने के बाद वर्मिस में जितने भी मेंबर बचे हुए थे उन सबको क्या बोला गया? हेलमिन्थेस। उस जमाने में हेलमिन्थेस को कैसे डिफाइन किया गया कि यह ऐसे वर्म थे जो पैरासाइटिक थे, मोस्टली कैसे थे? पैरासाइटिक टाइप के थे। ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था गिगेनबर्ग, और गिगेनबर्ग ने क्या किया कि इस हेलमिन्थेस का फिर बाद में सेपरेशन किया। तो हम क्या देख रहे हैं? हेलमिन्थेस, तो वर्मिस में से सेगमेंटेड वर्म को अलग करने के बाद जो वर्म्स बचते हैं उन्हें क्या बोला गया? हेलमिन्थेस बोला गया। अब हेलमिन्थेस को एक साइंटिस्ट था गिगेनबर्ग, तो गिगेनबर्ग ने क्या किया? इस हेलमिन्थेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया प्लेटिहेल्मिन्थेस और दूसरे को बोला गया एस्केल्मिन्थेस। तो देखिए, एक को क्या बोला गया? प्लेटिहेल्मिन्थेस और दूसरे को बोला गया एस्केल्मिन्थेस। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस इसको बोला गया फ्लैट वर्म और इसको बोला गया, कॉमन नेम इसका राउंड वर्म। इसको क्या बोला गया? प्लेटिहेल्मिन्थेस को फ्लैट वर्म के नाम से और एस्केल्मिन्थेस को राउंड वर्म के नाम से। तो हिस्ट्री में इसकी बेसिकली आपको हिस्ट्री में केवल इतना याद रखना है कि गिगेनबर्ग इंट्रोड्यूस द टर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस। यूज द टर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो सबसे पहली बार जो टर्म है प्लेटिहेल्मिन्थेस उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? गिगेनबर्ग ने उसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। अब इसमें किस तरह के एनिमल आते हैं, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने टैप वर्म देखा होगा, बहुत लंबे लंबे होते हैं, टैप जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम थीन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं। आपने लीवर फ्लेव का नाम सुना होगा,
आपने प्लेनेरिया का नाम सुना होगा लोअर क्लासेस में। अच्छा, इन सभी एनिमल में एक खास कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर कौन सा है कि इन सबकी बॉडी क्या है, एकदम फ्लैट है। मतलब कि हम थोड़ा सा बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोले तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या था, डॉर्सल। अच्छा, ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा हो गया, वेंट्रल। तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से इसकी बॉडी कैसी है, एकदम फ्लैट, चपटी। जैसे पेड़ों की पत्तियां होती ना, एकदम फ्लैट होती हैं। या किसी पर्सन के ऊपर से यदि हम बुलडोजर घुमा दें तो कैसा हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा ना। बस एनिमल्स की बॉडी इसी तरह की एकदम फ्लैट होती है। तो ड्यू टू द फ्लैटेंड बॉडी ऑफ द एनिमल, इस फाइलम का कॉमन नेम क्या है, फ्लैट वर्म। ठीक है। तो यहां पर if we discuss about common name of this phylum, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, फ्लैट। क्यों होगा, ड्यू टू डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। बॉडी कैसी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। और इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है, जो कॉमन नेम रखा गया है, वो क्या रखा गया है, फ्लैट वर्म रखा गया है। ठीक है। अब उसके बाद हम इसके थोड़ा सा हैबिटेट को देखते हैं। तो इस फाइलम में हम कैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टैपवर्म जैसे एनिमल्स के बारे में, लिवर फ्लूक जैसे एनिमल्स के बारे में, प्लेनेरिया जैसे एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम कोई भी कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं तो आप इनसे कंपेयर करते जाइए। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि इनका बॉडी कैसा है, फ्लैट है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, फ्लैट वर्म बोल दिया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं हैबिटेट के बारे में कि इनका भाई हैबिटेट कैसा होता है। तो पहले तो मतलब समझो हैबिटेट से कि हैबिटेट का मतलब क्या, एनिमल किस तरह के सराउंडिंग में रहना पसंद करता है, उसको किस तरह का आशियाना पसंद है, किस तरह का उसको निवास पसंद है। ठीक है। तो ये क्या होता है एनिमल का हैबिटेट। तो यदि हम इसके हैबिटेट को लेके बात करें तो हम क्या देखेंगे कि इस फाइलम के मोस्ट ऑफ एनिमल कैसे हैं, पैरासाइट है। ठीक है। तो हम देखते हैं most of member are parasite, endoparasite more correctly. And endoparasite on higher animal. But few are free living. कुछ एनिमल यहां पर कैसे होते हैं, फ्री लिविंग टाइप के होते हैं। बट फ्यू मेंबर्स आर फ्री लिविंग। तो यहां आप क्या देखेंगे कि मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर पैरासाइट, बट फ्यू मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर फ्री लिविंग। ठीक है। तो ये हो गया हैबिटेट के बारे में। उसके बाद यहां पर यदि हम और देखें कि इसके एनिमल कहां कहां देखने को मिलते हैं, तो इसके एनिमल हो सकते हैं जो फ्री लिविंग एनिमल हैं, और जो वो कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, वो हो सकते हैं टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, और एक्वाटिक हो सकते हैं। तो जो एक्वाटिक मेंबर हैं वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं। तो एक्वाटिक मेंबर में भी
मरीन और फ्रेश वाटर. So aquatic member of this phylum may be fresh water or marine. Both are possibility. ये हो गया. अब इसके बाद हैबिटेट हो गया. हैबिटेट के बाद हम इसके कुछ और कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ जर्म लेयर. तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो ये एनिमल 3 जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. अब 3 जर्म लेयर से मिलकर बन रहे हैं, मतलब इनका बॉडी कैसा हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. उसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो क्या देखेंगे हम, इनमें ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां देखने को मिल रहा है. अब बात करते हैं बॉडी कैविटी के बारे में. तो इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो अब्सेंट होती है. बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक जरूर है पर इसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट. तो बॉडी या सीलोम को लेके बात करें तो इनमें बॉडी कैविटी और जो सीलोम होती है वो यहां क्या होती है, ऑब्सेंट. अब बॉडी कैविटी अब्सेंट है, बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो फिर क्या देखेंगे आप, हम देखते हैं, देखो इसकी बॉडी में क्या है. अब जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी एनिमल है, जैसे मान लो ये एनिमल है, ठीक है. तो जैसे कोई एनिमल है, जैसे सपोज ये हमारा एनिमल है कौन सा, प्लेनेरिया. हमने इसकी बॉडी को कट किया. अब बॉडी को कट किया, इसकी बॉडी एक्चुअली है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. बॉडी इसकी कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की. कट किया. अच्छा, कट करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, सबसे बाहर दिखाई देगा बॉडी वॉल और बीच में क्या दिखाई देगा आपको, गट. ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पर कैविटी होना चाहिए, पर कैविटी यहाँ पे नहीं होती. यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉडी वॉल और गट के बीच में एक पैकेजिंग सब्सटेंस यहाँ पे भरा हुआ रहता है जो कि मीसोडर्म से ओरिजिनेटेड होता है. किससे ओरिजिनेटेड होता है, तो मीसोडर्म से ओरिजिनेटेड एक यहाँ पर पैकेजिंग सब्सटेंस भरा हुआ रहता है. यहाँ पे जो पैकेजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं या उसे हम मीसेनकाइमा के नाम से जानते हैं. तो यहाँ जो भी पैकेजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसे हम पैरेन्काइमा या फिर मीसेनकाइमा के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉडी वॉल और गट के बीच में एक पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल जो है भरा हुआ है वो क्या है, पैरेन्काइमा. उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं. पैरेन्काइमा किससे बनता है, पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये क्या है, इट इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कहां से होता है, याद रखिएगा. एनिमल की बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं. कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा
हमारा न्यूरल टिश्यू और चौथा मस्कुलर टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म। तो यहाँ पर जो पेरेन्काइमा है, इट इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड हेंस द ओरिजिन ऑफ पेरेन्काइमा विल बी मेसोडर्मल। इसका जो ओरिजिन होगा वो कैसा होगा, मेसोडर्मल होगा। ठीक है, तो इनमें बॉडी कैविटी या सीलोम क्या है, अब्सेंट। अब बॉडी कैविटी सीलोम अब्सेंट है तो इसे हम आसिलोमेटिक बोल सकते हैं ना। तो ये एनिमल कैसे हैं, ये एनिमल है आसिलोमेटिक। ठीक है, किस तरह के एनिमल है ये, आसिलोमेटिक। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस एनिमल कैसे होते हैं, आसिलोमेटिक टाइप के होते हैं। तो बॉडी कैविटी या सीलोम का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ये क्लियर हो गया कि एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है फिर भी कैसे हैं, असिलोमेटिक हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री को देखिए, हमने फाइलम पॉलीफेरा में असिमेट्री देखी थी, फाइलम सिलेंटेटा में, फाइलम टिनोफोरा में हमने रेडियली सिमेट्री देखी थी, बट फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर हमको जो सिमेट्री देखने को मिलती है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द सिमेट्री, तो यहाँ पे कौन सिमेट्री देखने को मिलेगी हमको, बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो दीज एनिमल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर। सिमेट्री के बाद नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के रिगार्डिंग याद रखिएगा, एनिमल किंगडम में सेगमेंटेशन केवल 3 फाइलम में देखने को मिलता है। वो 3 फाइलम है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा। इन 3 फाइलम के अलावा और किसी में भी हमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, इनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एनिमल कैसे होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होंगे ये एनिमल, नॉन सेगमेंटेड एनिमल। अच्छा, यहां पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि टैपवर्म इसी में आता है। अब टैपवर्म की बॉडी देखिए ना, छोटे छोटे सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में उसके देखने को मिलते हैं। शुगर कैन देखा ना आपने, शुगर कैन में जरा देखिए ना, छोटे छोटे आपको जो है 2 नोड के बीच का जो है इंटरनोड वाला पोर्शन छोटे सेगमेंट जैसा दिखाई देता है ना, बस तो उस तरह से उसकी बॉडी दिखाई देती है। तो आपने ऐसा देखा होगा ना, इस तरह का एनिमल पड़ा हुआ लोअर क्लासेस में। आप बोलेंगे कि ये तो सेगमेंटेड है और मैं बोल रहा हूं कि ये तो नॉन सेगमेंटेड होते हैं। ऐसा एनिमल कभी देखा हो लोअर क्लासेस में? तो देखिए, सेगमेंटेशन के जो रूल है, जिस तरह से बॉडी में सेगमेंटेशन का ओरिजिन होता है, तो यह सेगमेंटेशन उस लॉ ऑफ ओरिजिन को फॉलो नहीं करता है। जो पैटर्न ऑफ ओरिजिन जिस तरह से सेगमेंटेशन होना चाहिए उसे यह फॉलो नहीं करता, इसलिए यह ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। इसलिए ये एनिमल कैसे होंगे, नॉन सेगमेंटेड होंगे। तो इस फाइल में जितने भी एनिमल आते हैं, ऑल एनिमल आर नॉन सेगमेंटेड एनिमल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम और भी डिस्कस करते हैं, इसमें बॉडी प्लान किस तरह का होगा। हम देखते हैं कि इसकी बॉडी में जो बॉडी प्लान है वो होता है ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान? ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान मतलब कि ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट इन द बॉडी। ऐसा मैंने बताया था कि केवल एक सिंगल ओपनिंग बॉडी में देखने को मिलता है। एनिमल वहीं से खाना खाता है और वहीं से ही अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। तो केवल सिंगल एक ओपनिंग प्रेजेंट है बॉडी में, तो बॉडी प्लान कौन सा हो गया,
ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इन एनिमल में कौन सा बॉडी प्लान होगा? ब्लाइंड सैक। अच्छा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। या डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बॉडी प्लान में भी इतना याद रखिए कि इसमें बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सैक टाइप का होता है। इट बिकम क्लियर? ओके। और उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो हम क्या देखेंगे? एलिमेंट्री कैनाल आइदर इनकम्प्लीट और absent। Either incomplete and branched or absent। absent का होगा? absent होता है टीनिया में। तो absent कहां देखने को मिलता है आपको? ये टीनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इस जो है फाइलम के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल आइदर कैसा होगा? आइदर होगा इनकम्प्लीट एंड ब्रांच्ड। तो आप देखेंगे कि इस फाइलम के लगभग सभी एनिमल्स में इनकम्प्लीट और ब्रांच टाइप का एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। बट जो सिस्टेडा करके एक क्लास होता है यहाँ पर, जिसमें कि टीनिया एनिमल आता है, जिसे कि हम टैपवर्म के नाम से जानते हैं, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल absent होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल absent है, फिर खाना कैसे खाता होगा, कैसे लाइफ सर्वाइव करता होगा? उसे हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम बताएंगे जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। अब इतना याद रखिए कि एलिमेंट्री कैनाल आइदर इनकम्प्लीट और absent, इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन हो गया। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां पर क्या होते हैं? absent होते हैं। कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। नो एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। दीज एक्टिविटी परफॉर्म बाय, ये एक्टिविटी किसके थ्रू परफॉर्म होंगे? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। याद रखिएगा, जब भी मैं बोलता हूं कि किसी भी सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो एक्टिविटी किसके थ्रू परफॉर्म होगी? वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। तो यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम absent है, पर ये किसके थ्रू परफॉर्म होगा? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। अनएरोबिक respiration present
इन पैरासाइटिक एनिमल। तो इस फाइलम के जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं उनमें आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है? इफ द रेस्पिरेशन ऑकर absence ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यदि ऑक्सीजन के absence में रेस्पिरेशन कंडक्ट हो रहा है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनिमल पैरासाइटिक है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, तो वहां उसे ऑक्सीजन मिलनी है क्या रेस्पिरेशन के लिए? नहीं मिलेगी। ऐसे वो क्या करेगा? वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहां उसे न्यूट्रिएंट तो मिलेगा पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलनी, तो इसलिए वहां कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो इस फाइलम के जो भी पैरासाइटिक मेंबर होते हैं उनमें हमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अच्छा, जो एनिमल फ्री लिविंग है इस फाइलम के उनमें कौन सा होगा? उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा होगा? उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में कि लोकोमोशन किस तरह का होता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, बॉडी किस एनिमल किस तरह से चलता है। तो इसे हम देखें तो एनिमल में लोकोमोशन दो तरह के स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। या तो बॉडी में सकर्स होंगे जिनकी हेल्प से एनिमल लोकोमोशन करेगा, या फिर एनिमल के बॉडी के अंदर सीलिया होंगे जिससे कि वो लोकोमोशन करेगा। अब यहां पर क्या है कि जो फ्री लिविंग एनिमल है प्लेटिहेल्मिन्थीज के, जैसे प्लेनेरिया हो गया, ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, और जो एनिमल हमारे पैरासाइटिक हैं वो सकर्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। तो इनमें लोकोमोशन के लिए क्या हो गया? लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? सीलिया और सकर्स। तो लोकोमोशन बेसिकली occur by the cilia and suckers. It become clear? तो ये तो समझ में आ गया आपको लोकोमोशन किससे होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सक्रीशन किससे होता है इसमें। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। एक्सक्रीशन बेसिकली ऑकर बाय फ्लेम सेल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये एक्चुअली क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया। ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं इसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स। तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? इसमें एक्सक्रीशन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू या फिर सोलेनोसाइट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसे प्रोटोनेफ्रिडिया क्यों बोलते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक्चुअली क्या है, ये फ्लेम सेल जो है सो फ्लेम सेल क्यों बोला जाता है वो भी समझिए, और इसे प्रोटोनेफ्रिडिया क्यों बोलते हैं वो भी समझिए। तो पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आए। हाँ तो स्टूडेंट्स, फ्लेम सेल को देखिए।
excretion and osmoregulation. तो इन एनिमल के अंदर जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है समझो, elimination of body waste from body is known as the excretion. More correctly, the elimination of the nitrogenous waste from body is known as the excretion. And second concept is that osmoregulation. What is mean of the osmoregulation? Osmoregulation means elimination, management of water inside the body. बॉडी के अंदर वाटर का मैनेजमेंट रखना, या हम अदर वर्ड ऐसे बोल सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी. इन अदर वर्ड, द रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन बॉडी. द रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन बॉडी इज नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन. अब याद रखिए कि ऑस्मोरेगुलेशन के लिए वही स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, मतलब कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. अब प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है फ्लैम सेल से. फ्लैम सेल क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया है, और प्रोटोनेफ्रिडिया या इन्हीं को हम बोलते हैं सोलिनोसाइट्स. ठीक है. अब प्रोटोनेफ्रिडिया है क्या? एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन जैसा है, और एनिमल इवोल्यूशन में सबसे पहली बार जो नेफ्रॉन्स देखे गए वो प्रिमिटिव टाइप के, इसलिए उनको क्या बोला? प्रोटोनेफ्रिडिया. तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक्चुअली क्या है? इनको फ्लैम सेल भी बोला गया. फ्लैम सेल क्यों बोला गया इनको जरा समझो. यह एक इस तरह के सेल्स है. तो आपको ये सेल दिख रहा है, आपको ये सेल दिख रहा है. अब ये सेल कहाँ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? इनमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है, जिससे कि एक्सक्रीटरी मटेरियल इनकी बॉडी में आता है, इस सेल के अंदर आएगा. और इस सेल के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक सीलिया का बना हुआ बंच दिखाई देगा. जब एक्सक्रीटरी मटेरियल सूडोपोडिया के थ्रू अंदर आया और यहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल कुछ इस तरह से ट्रांसफर होगा, तो बंच ऑफ सीलिया कुछ इस तरह से लहराता हुआ दिखाई देता है, मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है. तो ऐसा लगता है जैसे फ्लेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोला है? इसको फ्लेम सेल के नाम से जाना गया. ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक. अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका नर्वस सिस्टम कैसा है. ठीक है, इसमें देखिए नर्वस सिस्टम कैसा है इसका. तो नर्वस सिस्टम एनिमल सिस्टम किंगडम में सबसे पहली बार प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है. नर्व सेल सिलेंडेटा में देखने को मिलते हैं, पर नर्वस सिस्टम सिलेंडेटा में देखने को नहीं मिलता. नर्वस सिस्टम एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार कहां दिखाई देगा? आपको इसी में दिखाई देगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा. तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के नर्वस सिस्टम को लेकर बात करते हैं. अब नर्वस सिस्टम कैसा है पहले समझ लो इसको. जैसे ये प्लेन एरिया, अब इसकी बॉडी में नर्वस सिस्टम देखिए किस तरह का दिखाई देगा. क्या देखा आपने? दो नर्व कॉर्ड देखे आपने. ये क्या है? दो नर्व कॉर्ड है, और ये जो छोटे छोटे जो स्वेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, जैसे कि धागे में गांठ होती है ना, नॉड होती है ना, इसी तरह थ्रेड के अंदर से नॉड्स होते हैं, इसी तरह के नोडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं गैंग्लिया. किस नाम से जानते हैं इनको? गैंग्लिया. जो आपस में छोटे छोटे कनेक्टिव के थ्रू कनेक्टेड है.
तो आपको कुछ एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। घर में देखा हो ना, कई बार पुराने घरों में छत के ऊपर जाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर लगा लेते हैं ना, जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं, लैडर। तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में नर्वस सिस्टम कैसा हुआ, काफी पुराने टाइप का है। तो हम बोलेंगे कैसा है इसका नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव। एंड कैसा है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, लैडर जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो नर्वस सिस्टम कैसा, प्रिमिटिव एंड लैडर लाइक, इस तरह का नर्वस सिस्टम आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक, अब नर्वस सिस्टम के बाद हम बात करेंगे इसके बॉडी वॉल के ऊपर। इसका बॉडी वॉल कैसा होता है, इफ यू डिस्कस अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ एनिमल, तो जरा देखिए बॉडी वॉल कैसा है। बॉडी वॉल में सबसे ऊपर आपको क्यूटिकल का कवरिंग दिखाई देगा। क्यूटिकल का कवरिंग क्या करता है, एनिमल की बॉडी को सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है, जो हैजार्डियस सराउंडिंग है उससे प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा इसके नीचे क्या है, एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर में हम क्या देखेंगे, इसके एपिडर्मल लेयर की विशेषता होती है कि इसका एपिडर्मल लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरह की एपिडर्मिस क्या बोला जाता है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस। तो इसकी एपिडर्मिस कैसी, सिंसाइटियल एपिडर्मिस है। सिंसिटर मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके यूनिक फीचर्स के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि प्लेटिहेल्मिन्थेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हमने उनके काफी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। तो रिमेनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।